बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। कांग्रेस आज 138 साल की हो गई और आज 139वां फाउंडेशन डे मना रही है। 138 बरस की कांग्रेस के कदम अब लड़खड़ाते दिख रहे हैं और अगर पावर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के हाथ तकरीबन खाली नजर आ रहे हैं। सिर्फ 3 सूबों में ही कांग्रेस की हुकूमत चल रही है। इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत बची है। मुल्क पर सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाली पार्टी का दामन आखिर क्यों सिमट गया? आखिर कांग्रेस से कहां गलती हुई और क्या भूल हुई जो आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस सिमटती और सिकुड़ती चली गई? आज कांग्रेस फाउंडेशन डे मना रही है और अपने फाउंडेशन डे के मौके पर 139वें फाउंडेशन डे के मौके पर कांग्रेस ने आज नागपुर में एक मेगा रैली की और इस रैली में तमाम लीडर्स पहुंचे और राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई बातों पर जो है वो उन्होंने एक तरीके से वार किया और उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त नजरिए यानी विचारधारा की लड़ाई चल रही है। बीजेपी देश को गुलामी की राह पर लेकर जाना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने फाउंडेशन डे पर उत्सव नहीं बल्कि पश्चाताप करना चाहिए। आज बेबाक मुनसिफ में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस इस हालत में क्यों पहुंची और यहां से निकलने के लिए उसके पास कौन कौन से रास्ते हैं और वो कौन से रास्ते अख्तियार करेगी। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है विक्रम लोहिया साहब, कांग्रेस की तरफ से आप अपनी बात रखेंगे। दिल्ली कांग्रेस के आप तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा हमारे साथ है बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। ये इनके सवाल आज जो हैं वो भी अपनी तरफ से रखेंगे और साथ ही जो आज हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जैसे हमलेवर हुए थे, यहां पर वो दोनों जो हैं एक दूसरे पर सवाल भी दागेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। और इन सब के अलावा अमीर हैदर जैदी साहब हैं, एक सियासी तज्जिया निगार हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं बिलाल सब्जवरी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सबका इस्तकबाल है। और विक्रम लोहिया जी, सबसे पहले आपको कांग्रेस के 139वें फाउंडेशन डे की दिली मुबारकबाद है। कांग्रेस के आज के हालात पर क्या रिएक्शन जो है वो आपका है, क्या कहेंगे? 138 साल की पार्टी हो गई मगर लोग कह रहे हैं कि थोड़ा डगमगा रही है पार्टी, जो है उसके कदम लड़खड़ाने लग गए हैं। क्या रिएक्शन है पहला आपका? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी का 138वां साल पूर्ण रूप से मनाया जा रहा है जी। और इसके लिए पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि क्या देश की जो आजादी से लेकर के आज तक की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, ना कभी धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास ही होता था हमेशा कांग्रेस का नारा। क्या हम लोगों ने देश की राजनीति के अंदर आकर के, अभी आपने देखा 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया गया, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया गया। किसकी वजह से? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। 2 बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पाकिस्तान को उसके घर के अंदर धोने का काम, लेकिन बड़बोली बातें करने का काम नहीं किया। मैं आज कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ही जिम्मेदारी थी आजादी की लड़ाई लड़ने की? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, क्या इनके दादा परदादा, इनके पिताजियों की जिम्मेदारी नहीं थी? ये नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी क्या नरेंद्र मोदी साहब के दादा की, पिताजी की नहीं थी देश की आजादी की लड़ाई में? उनका क्या इतिहास है, जरा विस्तार से बताएं मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, कि मोदी जी के पिताजी कहां थे, अमित शाह के पिताजी कहां बिजनेस कर रहे थे, क्या धंधा कर रहे थे? लेकिन मेरा सवाल देखिए, आप ठीक है, मेरा सवाल ये था कि आज जो 138 साल की पार्टी हो गई है, आज के जो है मतलब हालात इतने खराब पार्टी के हो गए हैं और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, इस आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने अलग अलग वक्त में तकरीबन 55 साल तक हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर और आज 3 सूबे में उसकी हुकूमत बची है और 50 के करीब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट है। देखिए, निश्चित तौर पे आज जो संकट का समय पार्टी के साथ चल रहा है, जिस प्रकार से एक नेता आता है, वो लोगों को जादू की छड़ी घुमा करके कहता है कि भाई मैं देश के हालात ऐसे कर दूंगा, मैं देश के हालात, 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात थी। कांग्रेस पार्टी 2 लाख करोड़ का घोटाला करती थी, मोदी जी ने कहा 10 साल से सरकार हो जाएगी, 20 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बचाया, फिर भी देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ का कर्जा है। मतलब देखिए, एक नेता आता है, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, सुनिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन ले आऊंगा, 15 लाख खाते में दूंगा,
किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 2022 तक सबका पक्का घर दूंगा। एक झूठ बोलने का एक हद होती है, एक सीमा होती है। उन्होंने ऐसे झूठ बोले देश की जनता से। प्रधानमंत्री जी के 2013 के भाषण सुन मैंने लीजिए। कांग्रेस तो पर सवाल किया है, आप सीधे जो है वो पहुंच रहे हैं बीजेपी के ऊपर। मैं ये पूछ रहा आप था मेरी आपसे कि बात भाई समझिए। 138 साल की आज पार्टी के आपने मुझसे हालात पूछा इतने बुरे कांग्रेस क्यों हो गए? पार्टी यहाँ कैसे? भाई अगर आप मैं सुनिए बताना, मेरी बात को, आप अगर अगर बीजेपी के लीडर्स जो है वो छड़ी घुमा करके भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपके लीडर्स भी जो है वो देखिए बयान करें, मेरी उनको बात कौन सुनिए। रोक रहा है? आपने मैं आऊंगा वापस अपनी आपके बात पास, मैं पूरी आऊंगा, कर, चूंकि मैं ना आप थोड़ा नहीं, सा पहले भटक मैं रहे अपनी हैं। बात हाँ नहीं भटक नहीं रहा हूं कि हाँ मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यहां कैसे आई है। जी आप मुद्दे को समझने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, मैंने आपसे पहले कहा, ना धर्म की बातें ना जाति का, सारा विकास ही रहा है हमेशा कांग्रेस का नारा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से धर्म की बातें करके, बॉस बॉस राष्ट्रवाद की बात करके, आप आज देश के को वक्त गुमराह में, करके, आप मेरी बात सुनिए, नौजवानों को आज के धोखा वक्त में करके। आप कह रहे हैं कि ना धर्म ना जाति का नारा। राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जो है आप सर्वे मेरी होना बात चाहिए। सुनिए। मैंने आपसे कहा शुभेंदु कि शेखर आज जी, की राजनीति को बदलने का जिस प्रकार से काम देश के हाँ प्रधानमंत्री साहब ने किया, आप मेरी बात को समझिए। पहले आप मेरे को मेरी बात पूरी रख लेने दीजिए, या तो आप मेरी बात को पूरा आप ही कर लीजिए या मैं करूं। हाँ, तो मैं देखिए ये मैं बताना पिछले 3 चाहता हूं, मिनट से आज बॉस की आपको सुन रहा राजनीति हूं, के जो मगर अभी तक हालात कोई हैं। नतीजे पर नहीं पहुंचे। मैं वापस आपके पास आऊंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्या कहेंगे? 138 साल की कांग्रेस पर क्या रिएक्शन है आपका? आप चूंकि पार्टी ने कहा है कि भाई बीजेपी का जो मतलब ऑफिशियल बयान है वो ये कह रहे हैं कि इस पर जो है आप जश्न मत मनाइए, बल्कि जो है पछतावा कीजिए, पश्चाताप कीजिए। क्या क्या गलतियां की है उनका एहसास जो है वो कांग्रेस को होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? क्या पहला रिएक्शन है आपका? कांग्रेस ने भारत के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। जी, आजादी से पहले उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। हम विचारधारा अलग हो सकती है, पर कांग्रेस के किए हुए बातों को तो हम आज के कांग्रेस से और पुराने कांग्रेस को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। आज कांग्रेस आजादी के बाद एक परिवार की कांग्रेस बन गई है, पर आजादी के पहले उन्होंने काम किया है देश के लिए। जैसे एक नागरिक, एक क्रांतिकारी लोग होते थे, एक आंदोलन खड़ा किया गया था, तो कांग्रेस के माध्यम से पूरा भारत जुड़ा था। और मैं विक्रम लोहिया जी को बताना चाहता हूं कि संघ के निर्माता हेडगेवार जी भी उसी नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जहां पर आज आप अधिवेशन कर रहे हैं। तो विचारधारा कुछ भी हो, पर आजादी की लड़ाई में सब लोग थे। किसके पिताजी थे, किसके पिताजी नहीं थे, ये तो चर्चा की बात हम अभी आपको बता देंगे। परंतु बाकी लोग कहां चले गए? मालवीय साहब कहां चले गए? तिलक साहब कहां चले गए? आप सबको भूल गए, खाली एक परिवार को जिंदा रखा। यही कारण है कि आज कांग्रेस की स्थिति पे यह है। मेरा यह कहना है कि जब भी कोई भी किसी भी पार्टी का कोई आदमी प्रधानमंत्री बनता है, उनकी सरकारें होती हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर करते हैं। परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि जितना उनको 70 सालों में काम करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। हमने उसको 10 साल में जब किया तो बहुत अच्छा किया। हमारी स्पीड बहुत तेज है, पर हम साथ के साथ ये बिल्कुल नकार नहीं सकते कि उनके पहले की जितनी सरकार रही हो, चाहे वो राजीव गांधी जी की रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की रही हो, इंदिरा गांधी जी की रही हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की रही हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू की रही हो, उन सब लोगों ने भी उस समय के कालों में काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है। और ऐसा मोदी जी ने भी खुद पार्लियामेंट में कहा है। ठीक है, तो इसलिए विरोध करना हमारा वो नहीं है। पर जो आज की कांग्रेस की स्थिति जो आपने विक्रम लोहिया जी से पूछी है, उसका कारण यदि मैं समझूं, मेरे से पूछना चाहे एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो मेरे को लगता है चूंकि कांग्रेस एक परिवार के साथ घूमते घूमते अटक गई है, इसके कारण कांग्रेस का यह हश्र हो रहा है। दूसरा, उनका पार्टी के अंदर वो कंट्रोल नहीं रह गया। उनकी सरकार बनी, उन्होंने वो सब कंट्रोल नहीं किए। कोई करिश्माई लीडर जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त कांग्रेस में, शायद ये बड़ी वजह जो है आपको लग रही है। और बिलाल सब्जवरी साहब, सीनियर सहाफी होने के नाते चूंकि लंबे वक्त तक जो है आप सियासत को कवर करते आए हैं, अलग अलग पार्टियों के लीडर्स से जो है आपके लगातार बातचीत रही है, कवर किया है आपने पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, इस सिस्टम को भी देखा है, यहाँ के सियासी निजाम को भी देखा है। क्या कुछ कहेंगे? 138 साल की कांग्रेस जो है, और अगर हम देखें 55 साल तक जो है अलग अलग वक्त में हुकूमत की है पार्टी ने, उसके जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और एक आज महज 3 सूबों तक वो सिमट करके रह गई है। परेशानियों का जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो अंबार उसके आसपास है, घिरी हुई है, सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो पड़ी है। आपको भी लगता है कि कहाँ कुछ गलतियां रह गई होंगी, कहाँ कुछ जो है उससे किस किस वक्त पर कौन कौन सी गलतियां हुई जो आज उसको ये दिन देखने पड़े?
देखिए, जहां तक कांग्रेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल है जी। और कांग्रेस की एक जो इतिहास रहा है भारत की आजादी के आंदोलन को लेकर, उसको हिंदुस्तान की तारीख से नहीं मिटाया जाए। लेकिन रहा पॉलिटिक्स का सवाल और कि कांग्रेस आज 3 सूबों में आके सिमट गई है, या फिर इसको इस नैरेटिव से भी जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस ने जब जब इस मुल्क के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनाई, जी। गवर्नरों के माध्यम से उसे गिरा दिया गया। ये एक डिबेट का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह का भी कोई विचार नहीं रखना चाहता, लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अप एंड डाउन्स जुड़े रहते। भारतीय जनता पार्टी पे आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब अन्ना हजारे ने देश के अंदर एक आंदोलन छेड़ा, जी। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक अलग बाउंस बैक करके आई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसे 2 नेता एक समय में चलाया करते, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। जी। ये 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक राजनीतिक दृष्टिकोण किया। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद 90 का दशक था, जिस तरह से देश की राजनीति पर एक राइट विंग फोर्स, धर्म की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति और फ्लेयर अप होने की राजनीति जिस तरह से छाई, और उसमें जिस तरह से बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कांग्रेस पर माइनॉरिटीज का जो विश्वास था वो टूटा और वो रीजनल फोर्सेस में डाइवर्ट कर गए। इसी वजह से कांग्रेस सेंटर में चली गई जी। और जो आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था जी, उसके बाद से मंडल की राजनीति ने दलित समुदाय को तो अपनी बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए किया। तो ये 2 पारंपरिक गुट थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस से छिटके और कांग्रेस की कमजोरी का कारण रहा। ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जी। लेकिन पॉलिटिकल जहां तक नैरेटिव के सवाल है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान की अंदर जो विचारधारा की लड़ाई है, एन आइडिया ऑफ इंडिया की जो गांधी के देश की लड़ाई, नेहरू के विचारधारा की लड़ाई है, उससे कभी भी अपना पल्ला ऊपर हमेशा डिगी रही। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक उसी की बानगी थी, तो दक्षिण के राज्य से लेकर उत्तर तक 4,500 सफर तय किया। और एक बार फिर राहुल गांधी की विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय की बात, राजनीतिक न्याय की बात और आर्थिक न्याय की बात करके इसका जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उसका एक आधार तैयार करना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण की लड़ाई है, इसमें राजनीतिक हार जीत चलती रहती है। और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, इसमें 2 राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ी। कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है। ठीक है। ये कहना कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरकारें आती रहती है, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से कांग्रेस बिल्कुल सही अपनी टच पड़ रही है और उसका आधार देश के अंदर मौजूद। ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, राम मनोहर लोहिया जो है वो जो 1967 में उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया था। चूंकि नुकसान पहुंचाने का मतलब ये था कि वो उस वक्त जो हालात थे वो लड़े थे कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने उस वक्त दिया था। और 1967 में तकरीबन 9 सूबे ऐसे थे जहां पर गैर कांग्रेसी हुकूमत उनकी जो उन्होंने आंदोलन चलाया या जो भी उन्होंने जद्दोजहद की उसकी वजह से हुआ। फिर जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद अभी जिक्र किया जो है सब्जवरी साहब ने भी कि 2014 में जिस तरीके से जो भी हुकूमत का किसी को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा जो है वो पलटवार हो जाएगा। अन्ना आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन जो था वो भी एक तरीके से उसने भी इस मुल्क की सियासत को बहुत बड़ा मतलब जो है वो बदलाव उसके अंदर किया। क्या कहेंगे, मतलब कांग्रेस कई बार वो माहौल को भांपने में नाकाम रही है और आज
जिस हालत में है कांग्रेस, क्योंकि ऐवान में नंबर्स गिने जाते हैं, जाहिर तौर पर अगर नंबर कम है तो आपके वोट कितने भी हों वो ठीक है, मतलब एक दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि वोट परसेंटेज अच्छा है, हालांकि ठीक है ये बात, मगर ऐवान में तो नंबर ही गिने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कई बार मुल्क की नब्ज को पहचानने में, माहौल को भांपने में कांग्रेस जो है वो नाकाम रही है? खुर्शीद भाई, बिलाल भाई जो कह रहे हैं मैं जी उससे कुछ हद तक सहमत हूँ। जी और लोहिया के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, लोहियावाद की अगर बात करेंगे, लोहिया ने कांग्रेस का कितना नुकसान किया और धर्म की राजनीति ने कितना नुकसान किया, इस पे एक बहस लंबी है, जी लेकिन आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। मेन चीज है कि दो पक्षियों की सवारी कोई भी करेगा, चाहे एक व्यक्ति चेज करे या संगठन चेज करे, हाँ वो किनारे पर नहीं। और ये हम देखते हैं कि कांग्रेस 1984 के बाद कांग्रेस दो कश्तियों पर सवार हो गई और 1984 के बाद आरएसएस के बिछाए हुए पकड़ जाल में कांग्रेस फंसती चली जाती है। अब नजर आ रहा कांग्रेस जिन क्रांतिकारियों के सिद्धांतों पर, जिन स्वतंत्रता सेनानियों के सिद्धांतों पर, विरासत पर राजनीति करती है, क्या उनके उसूलों को कांग्रेस ने माना है? क्या उस विरासत को आज मानती है? उनके सिद्धांतों पर आप चलती है, आप नजर नहीं आएगा। आलोचना करना बड़ा आसान है, समय जरूरी है। जिसने भी ये कहा है, आत्ममंथन के होते कांग्रेस को आत्मालोचना करनी ही चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि न जी कि महात्मा गांधी की विरासत, महात्मा गांधी की विरासत लेके चले, लेकिन महात्मा गांधी की विरासत अकेली नहीं है, विचारधारा थी महात्मा गांधी, और उस विचारधारा के अंदर बहुत लोग थे। जब आप अपनी टीम किसी दरवाजे के बाहर डाल देंगे तो कुछ दूसरा उठा ले जाएगा, ये उस पर दस्त लग जाएगी। वही कांग्रेस ने किया कि कांग्रेस ने प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी, इन्हें कहना चाहिए सरदार पटेल, इन्हें करा तो प्रतीक के रूप में, लेकिन औरों को भूल गई और उन्हें बिल्कुल डस्टबिन में डालने का काम किया है। अजीमुल्ला खान थे, आसफ अली साहब थे और लोग हैं, अशफाकुल्ला साहब थे, कहाँ गए? उन सिद्धांतों पे कांग्रेस चलती हुई नजर नहीं आती। मुझे 1984 के बाद अगर देखेंगे तो आप कांग्रेस का चेहरा कुछ और नजर आता है, लेकिन धरातल पे कुछ और नजर आती है। मौलाना हाशिम पूरा होता है, कांग्रेस आगे बढ़ के माफी मांगने को तैयार नहीं होती। भागलपुर भिमंडी होता है, कांग्रेस भी माफी मांगती हुई नजर नहीं आती है या कुछ करते हुए नजर नहीं आती। कांग्रेस एक चेहरा दिखाने का हो और उसका हो, जनता वो समझती चली गई। और दूसरे एक सबसे बड़ी बात है कि निजी स्वार्थों की वजह से कांग्रेस का परिवार घटता चला गया। उन निजी स्वार्थों में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग नैरेटिव नजर आता है। फिर लोहियावादी जिसे आप कह रहे हैं, यकीनन लोहियावादियों ने ये कांग्रेस का ही जितना नुकसान सेकुलर राजनीति को लोहियावादियों ने पहुंचाया है या धर्म की राजनीति बहन मायावती जी को पहुंचाया है, उससे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया ही नहीं है। मैं एक चीज बहुत बार बार कह रहा हूँ, से कह रहा हूँ कि आरएसएस ने सबसे पहले कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को कमजोर करने का काम किया है। जितनी मजबूत शाखा आरएसएस की कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मौजूद है, उससे कहीं कमजोर शाखा बीजेपी के अंदर मौजूद है। पहले इन दोनों को मजबूर किया, बाद में बीजेपी को मजबूर किया। ये कम्युनिस्टों को भी सोचना पड़ेगा, ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। दोनों को सोच के जब बात करोगे तब रास्ता निकल के आता है। ठीक है, आज हम महाराष्ट्र, अभी आप मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, आप देख रहे थे वहां के इनके चीफ मिनिस्टर के जो कैंडिडेट थे, वो एक बाबा को बुला के वहां कीर्तन करा रहे थे। हम जन कीर्तन के खिलाफ नहीं है, कराएं, खूब कराएं, घरों में कराएं, अपने निजी मकान पे कराएं, लेकिन राजनीति के अंदर, धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अंदर इसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का या डेफिनेशन ही ठीक है। धर्मनिरपेक्षता तो हमने यही पढ़ी है कि राज्य का कोई मजहब नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, तो पार्टी का भी कोई धर्म और मजहब नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर सब धर्म के, सब मजहब के लोग हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, हमने देखा, आपने भी देखा। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो है वो चलना शुरू किया था, मगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलने का उसको ज्यादा फायदा नहीं मिला। विक्रम लोहिया जी, देखिए आपने तमाम बातें सुनी है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने गलती नहीं की होगी, कुछ ना कुछ तो उससे भूल हुई है, कोई ना कोई तो चूक उससे हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं। तो जाहिर तौर पर आपको क्या लगता है, चूंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, यहां पर यह भी बात आई है कि परिवारवाद, यानी जो खानदान था, एक गांधी फैमिली थी, उसी के इर्द गिर्द सियासत घूमती रही, दूसरों को मौका नहीं दिया गया। हालांकि दूसरे वजीर आजम भी बने,
मतलब आपकी ही पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के दूसरों को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाया गया, वैसा नहीं है, मगर जो सेंटर पॉइंट था वो गांधी फैमिली ही थी। तो आपको लगता है कि एक मैसेज गलत गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर और एक बात आई है, वो ये है कि कांग्रेस की जहां जहां हुकूमतें रही एक वक्त पहले तक, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं और अपीजमेंट का भी, मुस्लिम अपीजमेंट का भी जो है वो उसके ऊपर इल्जाम लगता है। तो आपको लगता है कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से जो है वो कांग्रेस को नुकसान के बाद नुकसान होता चला गया? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ बातें हो सकती हैं कि हम जनता के दिलों में अपना विश्वास जगाने में थोड़ा सा असमर्थ रहे हों। हाँ। हो सकता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी सृष्टि का नियम है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक लंबे अरसे तक सरकार बनाने का काम किया, 2004 के लोकसभा के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी कंफर्म प्रधानमंत्री माने जा रहे थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की और इंडिया साइन फील गुड, भारत उदय का नारा चल रहा था पार्टी, लेकिन पार्टी अपने लेवल पे हुकूमत नहीं बना पाई थी, वो तो कोalition गवर्नमेंट थी। उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। अंडर 200 सीट्स थी, 200 से कम सीटें थी। 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया देश के अंदर जी। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के अंदर एक नया विजन लाकर के लोगों को समझाने का काम किया, परंतु हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में जिस प्रकार से असमर्थ रहे और मोदी जी ने उस बात को अपने तरीके से पहुंचाने का काम किया। देखिए, 2019 के चुनाव में, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता और 2018 में, 19 में हम लोकसभा हार गए, लेकिन अभी हमने विधानसभा चुनाव हारे हैं और 24 में हम लोकसभा जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में पिछली बार चुनाव जीत करके लोकसभा हारा और आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 चुनाव जीत करके क्या पता वो लोकसभा हार जाए। राहुल गांधी जी का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा इस देश के अंदर 14 जनवरी से निकलने जा रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कमियां रही हो, जनता के दिलों में अपने विश्वास को कायम रखने में नाकाम रहे हूं। हो सकता है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जो कुछ कमियां रही हो सकता है कुछ कमियां जनता को लगी हो, तभी तो आज हम सत्ता से बाहर हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश के अंदर आग लगाने का काम नहीं किया। जिस प्रकार से आज मणिपुर के अंदर इतना बड़ा घमासान हुआ, हमने निवस्त्र बच्चियां देखी, क्या प्रधानमंत्री जी का दायित्व तो नहीं बनता था उन बच्चियों के लिए 2 शब्द कहने का? प्रधानमंत्री जी राम मंदिर जा सकते हैं, रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी इस देश की बच्चियों के लिए 2 शब्द बोलने में असमर्थ हैं। क्यों? वैसे तो वो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। अरे आप उन गुंडागर्दियों पे क्यों भारी नहीं पड़े? जिन लोगों ने आग लगाई मणिपुर में, जिन लोगों ने आग लगाई हरियाणा में, आप उन पे भारी क्यों नहीं पड़े? अपने मुख्यमंत्री को हटाने में आप क्यों नहीं भारी पड़े? आज पूछता है भारत, आज जनता पूछती है कि 2 करोड़ रोजगार तो दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं कोई जनता को कमी लगी होगी, तभी तो सत्ता से बाहर है। अगर कांग्रेस पार्टी की कमी ना लगी होती तो सत्ता से बाहर नहीं होते। मैं फिर वो आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आज देश की जनता को भी समझना पड़ेगा। किसानों को रोंदा जाता है, इनके मंत्री उनके बच्चे किसानों को रोन देते हैं, मार देते हैं, इनके नेता बलात्कारों में शामिल होते हैं, इनके नेता धज्जियां उड़ाते हैं किसानों की, नौजवानों की, परंतु कोई बात पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? आपके चैनल पे एक डिबेट ये भी होनी चाहिए कि मोदी जी ने कहा था बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी जी के झूठी तो थे। 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने की बात करते थे, अभी आप कह रहे हैं कि एक गांधी परिवार के बीच में फंस गए। क्या मोदी जी का दूसरा टर्म है? तीसरे टर्म में क्या मोदी जी, अगर मानो सत्ता भाजपा को आती है, वैसे आएगी नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आती है तो क्या राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना देंगे मोदी जी? अडवाणी जी को बना देंगे राष्ट्रपति? मैं वही कह रहा हूं। आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है या मोदी जी अध्यक्ष है? या फैसले कौन ले रहा है? ये आप ये सवाल उठा रहे हैं शुभेंदु शेखर जी। हाँ ठीक है, देखिए ये सवाल जो है ये तो आपकी पार्टी के ऊपर भी उठते हैं, और अभी जो विक्रम जी कह रहे हैं, हाथ पकड़ के पीछे राजनाथ सिंह को खींच दिया जाता है, हाथ पकड़ के जेपी नड्डा को पीछे खींच दिया जाता है। हाँ ठीक है शुभेंदु जी, उनका ये कहना है, देखिए वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हो सकता है कुछ गलतियां उससे रही हो, मगर उसने जो है वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जो है वो जात बिरादरी के नाम पर, जो है वो क्षेत्रवाद के नाम पर कभी उसने पॉलिटिक्स नहीं की। हालांकि जो है इस बात पर कितना यकीन किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, चूंकि अभी हमने देखा
खुल्लम खुल्ला जो है वो मतलब बीजेपी की तरफ से कहीं कोई दो राय नहीं है, वो पूरी तरीके से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। ठीक है साहब, तो आपको नहीं लगता कि मतलब एक ऐसे मुल्क में जो सेकुलर कंट्री है वहां पर धर्म की राजनीति करना, मजहब की सियासत करना, मतलब उससे बचना चाहिए? और उसके अंदर बीजेपी के ऊपर लगातार ये इल्जाम लगता है कि वो पूरी तरीके से सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं आपको। जी। पहला प्रश्न था जो विक्रम लोहिया जी का, उस पे उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, साहब आज जो पार्टी है वो गांधी परिवार की पॉलिटिकल पार्टी है। गलत डायरेक्शन में जा रहा और नहीं, मैं आऊंगा, आपको जरूर बोलने का समय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहा जाता, मोदी की सरकार कहा जाता है, तो क्या वो एक मोदी परिवार की पार्टी हो गई क्या? ऐसे गलत बात आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, लेकिन पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, विक्रम, है ना? फिर आप, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, फर्क क्या है? यदि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ को और बनाने के लिए दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम आता है, तो हम आज हर फंक्शन में उनको याद करते हैं, उनके किए हुए काम को सराहते हैं। पर मैं सोच रहा हूँ कि 1885 में जब एओ ह्यूम ने बनाया और कांग्रेस को, और उसमें जो प्रमुख लोग थे, मैं 4-5 लोगों के नाम भी लूं तो आज के कांग्रेस में कोई जानता तक नहीं। दादा भाई नौरोजी, वो मेन फाउंडर में से एक थे, फाउंडर मेंबर्स थे। हाँ, 72 लोग थे उस जमाने में जब उसको बनाया गया, उसमें प्रमुख लोग थे। बदरुद्दीन तैयब जी को मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूं क्योंकि वो पहले बैरिस्टर थे उस जमाने के, जी। हिंदुस्तान के पहले बैरिस्टर थे जिनको आपने रखा था। और नरोजी, दादा भाई नरोजी जी, और इसमें एक फिरोज शाह मेहता जी। आज कहीं आपके लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये लोग कौन थे। तिलक का कोई फंक्शन नहीं करते क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी की आप कार्यक्रम की कोई उनकी कहते हैं उनकी जन्मदिन तक नहीं मनाते। 25 दिसंबर का अटल जी का इतना बड़ा फंक्शन होता है, उसी दिन मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन होता है, पर कांग्रेस आज तक उनको कहीं पूछती नहीं है। बदरुद्दीन 3 बार रहे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष और पहले जो को फाउंडर थे, पर कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक और चीज कहूंगा, अध्यक्ष जो लोग पुराना, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं भाई साहब, 1 मिनट रोक रहा हूं। आज अरुण जेटली जी का जन्मदिन है, मैंने अरुण जेटली जी के लिए ट्वीट किया, देखिए आप। अरे साहब, आपने तो किया है, उनका सवाल समझिए, उनका सवाल समझिए, उनकी बात को समझिए। वो सवाल आपका नहीं है, वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ। मेरी लास्ट लाइन सुन लीजिए, किस तरीके से एक परिवार के लिए, जो हमारे साथी लोग हैं, बहुत पुराने कहते हैं पत्रकार हैं, सीताराम केसरी को आपने टांग पकड़ के बाहर निकाल दिया और कमरे में बंद कर दिया, तो कौन भूलेगा? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना। मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि यही फर्क। पीवी नरसिम्हा राव की मौत के वक्त, मौत के बाद क्या हुआ, वो भी शायद जो है वो पूरा नाटक, वो तमाम चीजें जो है वो सबके सामने है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि विषय से वो हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने सरदार पटेल जैसे लीडर्स को, वो कांग्रेस, अगर आपको लगता है, जैसे आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस बहुत सारे बड़े लीडर्स को भूली थी, तो ऐसे लीडर्स को उसने चुना है जिसका उसको पॉलिटिकली फायदा भी जो है हुआ है। लीडर जो है वो कांग्रेस के थे, मगर आप जो है उनको हीरो बना करके पेश कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। बिलाल सब्जवरी साहब, एक बात यहां पर जब हम जिक्र कर रहे थे, बात ये हो रही थी कि कुछ सिद्धांतों के साथ भी जो है वो समझौता किया है, और बात ये भी हो रही थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी जो है वो कांग्रेस बीच बीच में चलती हुई दिखाई दी थी। चाहे वो गुजरात इलेक्शन 2017 की बात हम करें तब देख लीजिए, चाहे अभी मध्य प्रदेश में, जैसा अमीर हैदर जैदी साहब ने जो है जिक्र किया, जो हिंदू राष्ट्र की लगातार पैरवी कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस का सीएम फेस, कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो उनके लिए मतलब बाकायदा वो रेड कारपेट बिछा करके उनका इस्तकबाल कर रहे थे। तो ये मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं जरूर जाता है पब्लिक के बीच में भी। उनको लगता है कि ये पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है, थोड़ा कंफ्यूज है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। ठीक है, राहुल गांधी बहुत क्लियर हैं, मगर बाकी जो दूसरे सूबे के लीडर्स हैं, अलग अलग जगहों के लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में नजर आए, कंफ्यूजन दिखा कहीं ना कहीं कि भाई वो क्लियर नहीं थे अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। सिर्फ मकसद था किसी भी तरीके से इंतखाबात को जीत जाए। देखिए, जहां तक आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जी, तो इसको एक डायनेमिक शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है। भारत की राजनीति में जब तक एक
सेकुलर नैरेटिव स्ट्रांग हुआ करता था और इस सेकुलर नैरेटिव पर माइनॉरिटी अपीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैमरिंग की गई थी। तो तब तक कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा थी वो हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया करती। और उस दौर की बात है कि जब संघ जैसा एक वैचारिक संगठन अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक मॉडर्न और एक मॉडरेट फेस किया करता था। तो इस डायरेक्ट समझने की जरूरत है कि जब नैरेटिव था तो संघ मॉडरेट फेस था और आज सेकुलर नैरेटिव है तो संघ का वैचारिक रूप स्ट्रॉन्ग फेस। ये डायनेमिक शिफ्ट इसको समझने की जरूरत। आज देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दो चेहरे हुआ करते थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी मॉडर्न फेस मॉडरेट फेस करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी स्ट्रॉन्ग फेस। बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संघ के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग लोग थे जो जिसको लाल कृष्ण आडवाणी किया करते थे उस लाइन को डाल पा दिया है। और कांग्रेस ने आज नैरेटिव के को जब जैसे वीक हुआ है उस स्ट्रॉन्ग के नैरेटिव के अपना सॉफ्ट का कार्ड चल। तो इस नैरेटिव की जरूरत है परसेप्शन के तब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि कांग्रेस से वक्त वक्त पर जो उसके बड़े लीडर्स थे वो छिटकते चले गए और आप देख लिए तृणमूल कांग्रेस जो है वो बनी। ममता बनर्जी बड़ी लीडर थी मगर वो उनकी अपनी जो है काम करने का तौर तरीका था वो कांग्रेस को जो कांग्रेस आला कमान था उस वक्त का उसको पसंद नहीं था। और फिर जब सोनिया गांधी को आगे किया गया तो पता चला एनसीपी जो है वो बन गई, शरद पवार जो है वो अलग हो गए। जगन मोहन रेड्डी जो है वो बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं सबके सामने कि किस तरीके से जो है वो उनको नेग्लेक्ट किया गया उनके वालिद के इंतकाल के बाद और उनको जो है वो आला कमान के लोग जो है वो मिलने नहीं दे रहे थे, नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने खुद जद्दोजहद की। और आप देख लीजिए आसाम के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल मौजूदा भी नहीं, मतलब अभी के भी नहीं है, मतलब अलग अलग वक्त में हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो गुलाम नबी आजाद जो है वो अलग हो गए। जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ नाराजगी थी और एक वक्त के बाद नाराजगी जो तो है होती है वो मतलब नजरअंदाज करने की होती है जब नजरअंदाज बड़े लीडर्स को किया जाता है। तो क्या कांग्रेस ने अपने लीडर्स को संभाल कर रखने में अलग अलग वक्त में उसमें भी वो भी कुछ कोताही बरती या उससे कुछ जो है मतलब गफलत हुई? ये बात तो खुर्शीद भाई मैं कह चुका हूं कि निजी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस के परिवार का बिखराव ये हुआ है और कांग्रेस ने इसे संभाल के नहीं रखा। और ये जब एक बाप दादा की विरासत संभालते हैं तो उसका बंटवारा जो हुआ आगे को बढ़ाया तो नहीं, वो बंटवारा बांट के खाते रहे। ये मैं कह चुका हूं पहली बार। बिलाल भाई अभी एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। बिलाल भाई, जिस हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आरएसएस ने कांग्रेस की कांग्रेस के सहयोग से बहुत मजबूत रखी थी और जिसमें धार्मिक कट्टरवादियों ने खाद पानी का काम किया था, समझ गए, उसे बीजेपी उसके ऊपर टेढ़ी बकरी दीवारें उठा रही है। आज हिंदू बुद्धिजीवी परेशान है कि ये तो जो बुनियाद रखी थी इस पे वो इमारत नहीं बन सकती थी जिस इमारत की हम चाह रहे थे, तो इसलिए वो ज्यादा परेशान है। मेरी नजर में वो आता है। अब हमारे मित्र कांग्रेस और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, कैसे देश को जा रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने ये अपराध किया था हमने कर दिया तो क्या करें। कांग्रेस वाले भी यही कह रहे हैं कि साहब इन्होंने ये बड़ा अपराध कर दिया, हमने छोटा अपराध किया था। तो ये एक राजनीति से कर रहे हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आता खुर्शीद भाई, सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है। एक मुद्दा होता है, लाइन तो क्लियर रखनी पड़ेगी ना आपको भाई, या तो इधर चलिए या इधर चलिए, क्लियर कर रखना पड़ेगा एक रास्ता होता है। ये क्या कर रहे हैं कि ये दो कश्ती में सवार है, ना तो इधर है ना इधर है। और जब दो कश्ती में सवार का वो टूटता है, इनका क्या सिद्धांत है। मैं ये तो कह सकता हूं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे धर्मनिरपेक्ष नेता हो सकते हैं, सोनिया गांधी हो सकती है, प्रियंका गांधी हो सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस राहुल गांधी तमाम यात्राएं कर ले, कितनी भी यात्राएं कर ले, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला।
जब तक एक काम ना हो जो इंदिरा गांधी ने किया था, बिल्कुल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसके बाद राहुल गांधी अपने सिद्धांतों पर राजनीति करें और जो आरएसएस की मजबूत शाखा कांग्रेस नहीं, लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, भाई जो अभी कांग्रेस चल रही है, अमीर साहब देखिए, जैदी साहब जो अभी कांग्रेस चल रही है, ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, मगर कांग्रेस जो है वो आज भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। भारत जोड़ो यात्रा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चला रहे हैं, वो नहीं निकाल रहे हैं, या भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं, या उनके नाम पर नहीं निकल रही है। चेहरा जो है कांग्रेस का वो आज भी राहुल गांधी है, और पूरी सियासत कांग्रेस की वो राहुल गांधी के आसपास ही घूम रही है। उनके बगैर कोई फैसला जो है वो मोटे तौर पर नहीं होता, ये सबको पता है। खुर्शीद भाई, पूरा मैच जीता हुआ एक प्लेयर हरा सकता है कि अगर वो लास्ट में या तो कैच छोड़ दे या लास्ट वाली बॉल पे वाइड गेंद डाल दे। आप कह रहे 2020 का मैच चल रहा है, इसमें बहुत सोच संभल करके खेलना पड़ेगा और बड़ी मतलब जो है वो तेजी के साथ भी खेलना पड़ेगा। ठीक है विक्रम लोहिया जी, मतलब ये जो कंफ्यूजन है मतलब पार्टी के अंदर कई बार दिखता है, जैसे सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना सिद्धांतों से, पहले भी मैंने सवाल किया था, सिद्धांतों से कई बार भटक जाती है, कई बार जो है वो हिंदुत्व का जो है वो हिंदुत्व पर चलना है कि नहीं चलना है, ये भी जो है वो सवाल हुए हैं, इस पर जवाब भी आपने दिया है। मैं यही सवाल जो मैंने अभी अमीर हैदर जैदी साहब से पूछा वो मैं आपसे भी पूछता हूं कि क्या बहुत सारे अपने लीडर्स को आप संभालने में नाकाम रहे? हालांकि राजस्थान से एक अच्छा एग्जाम्पल मिला, बड़ी मुश्किल से जो है आप, चूंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका आपको लग चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद आपने संभले राजस्थान में। राहुल गांधी जो है वो शायद बहुत एक्टिव हो गए, प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हो गए, हुकूमत बचाने का काम जो है वो अशोक गहलोत कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखने का काम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर रहे थे। मगर उससे पहले अक्सर यह देखा गया कि जब भी कोई लीडर छिटक करके गया, नाराज होकर के गया, पार्टी छोड़ करके गया, तो पार्टी की तरफ से हमेशा यही बयान आया कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने अपने लीडर्स को ही हल्के में लिया, और शायद चूंकि लीडर्स के पीछे जो है जनता होती है, लोग होते हैं, उनका भी एक मतलब जो है वोट बैंक होता है, तो आपने हल्के में लिया, इसलिए लोग अब आपको हल्के में ले रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद साहब की बात हुई थी जी कि गुलाम नबी आजाद जी छोड़ करके पार्टी गए, गुलाम नबी साहब की बात को अगर कांग्रेस पार्टी मान लेती तो शायद वो पार्टी ना छोड़ते। अगर सिंधिया जी की बात को कांग्रेस पार्टी मान लेती तो वो पार्टी ना छोड़ते। अगर हेमंत बिस्वा जी की बात को कांग्रेस पार्टी मान लेती तो वो पार्टी नहीं छोड़ते। अगर जगन मोहन रेड्डी साहब की बात को पार्टी मान लेती तो वो पार्टी नहीं छोड़ते। सबको कुर्सी से प्रेम था। अब देखिए लेकिन जब एक बड़ा संगठन चलाया जाता है तो उसमें सब नेताओं की भावनाओं की कदर की जाती है, सब लोगों की मेहनत की कदर की जाती है। जिस प्रकार से भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एक संघर्ष करके सरकार बनाई, और जिस प्रकार से वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ने का काम किया, एक युवा नौजवान नेता ने वहां काम किया और उसको वहां पे मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। बहुत सीनियर लीडर भी थे वहां, उनसे सीनियर भी थे, उत्तम रेड्डी जी भी थे, लेकिन पार्टी ने काम की सराहना की। बिल्कुल सही बात है। और वो जो है वो एबीवीपी से आए हुए हैं, वो जो है टीडीपी में भी रहे हैं, वो बीआरएस में भी रहे हैं। देखिए, मौका दिया आपने, नहीं हम उसको गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि अच्छा किया। वैसे ही जो है आपके लीडर्स को दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने मौका दिया। वहां पे सत्ता में बैठी हुई सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम किया। जिस प्रकार से उन्होंने जन जन तक कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडा था, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी, उसको पहुंचाने का काम किया। मेरा वही तो सवाल था, मैं बॉस वही बोल रहा था आपसे कि आपने उस टैलेंट को पहचाना जिसने जो है वो अपनी सियासत की शुरुआत एबीवीपी से की थी, जो टीडीपी में भी रहे, जो बीआरएस में भी रहे। आपने उनके टैलेंट को पहचाना, उनकी मेहनत को जो है सराहा और उनको मौका दिया, और वो इलेक्शन जीते। तो मेरा वही सवाल है कि लेकिन जो लीडर्स जो हैं आपकी पार्टी के थे, पार्टी के अंदर थे, जिन्होंने बड़ा नुकसान निकलने के बाद पहुंचाया, उनको क्यों नहीं पहचान पाई पार्टी वक्त पर? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी की ही चलती है कांग्रेस पार्टी में। क्या मोदी जी जब प्रचार करने पूरे देश में निकलते हैं तो चेहरा मोदी जी ही होते हैं, ना कि वहां का राज्य का सीएम होता है? आपने कर्नाटका में देखा, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। कर्नाटक को छोड़िए सर, इस बार तो क्लियरली जो है ना, इस बार क्लियरली मोदी ही थे, मोदी और कमल का पूल। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ही डिसीजन मेकर थे। आज अगर अभी बात हो रही थी जी की अडवाणी जी आज पार्टी में बैठे ना, किस हालत में बैठे आप देखिए। मैं कहना चाहता हूं, अभी 2 सांसद थे, बिलाल साहब ने कहा कि जी अटल जी थे और अडवाणी जी थे।
फाउंडर थे पार्टी के, आज उनकी किस प्रकार से दुर्गति की हुई है, लेकिन पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है। वजह ये है कि जब सत्ता का पावर में आदमी बैठा होता है तो सबके मुंह पे, जुबानों पे ताले लगा दिए जाते हैं, जिस पर, क्योंकि एक तानाशाही की जब हुकूमत चल रही होती है तो लोगों की जुबानें बंद हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों ने अपनी आवाज उठाई, अगर उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ लगे रहे। डिसिप्लिन को लेकर के सर सवाल उठते हैं विक्रम जी। पद का लालच था, वो पार्टियां छोड़ के गए। विक्रम जी, डिसिप्लिन को लेकर के सवाल उठते हैं। देखिए अभी लेटेस्ट एग्जांपल हम देखें राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। बीजेपी ने फैसला किया कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। पहली बार जो है राजस्थान में पहली बार वो उनको इलेक्शन लड़ाया गया। हालांकि वो संगठन में लंबे वक्त से काम कर रहे थे, मगर पहली बार उन्हें जो है मैदान में उतारा, वो चुनाव जीते और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है साहब। मध्य प्रदेश में जो है वो भी नया चेहरा लेकर के आए, सीनियर लीडर थे मगर चेहरा नया है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और वहां पर भी आपने देखा छत्तीसगढ़ में। मगर जब यही जो है वो फैसला होता है कांग्रेस की तरफ से तो वो नहीं माना जाता। और राजस्थान जो है वो उसका बड़ा एग्जाम्पल है। देखा होगा आपने कि अशोक गहलोत पार्टी प्रेसिडेंट बनने वाले थे, कमान जो है वो सचिन पायलट को सौंपी जाने वाली थी, मगर क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। डिसिप्लिन की वजह से भी आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, डिसिप्लिन की कमी है वहां पर? अब आप देखिए जिस प्रकार से पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी जी, तो भूपेश बघेल जी नया चेहरा थे। कांग्रेस पार्टी ने नाम तय किया, बने सुक्कू जी, हिमाचल के अंदर एक नया चेहरा थे। कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया। वहां के लोकल लीडरशिप के अंदर लालच नहीं था। अब गुलाम नबी आजाद साहब लालच में जी रहे थे, सिंधिया साहब लालच में जी रहे थे। लेकिन अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर एक दो मुख्य चेहरे थे, सीनियरिटी के हिसाब से बना दिया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तम, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। बिलावल सब्जवरी साहब, एक अहम सवाल यहां पर यह होता है कि भाई पहले भी हमने बात की थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व और जो है वो हार्ड हिंदुत्व, इसमें जो है वो कई बार उलझ जाती है पार्टी। आपको क्या लगता है कि अगर हम हिंदुत्व की बात करें, बीजेपी का क्लियर एजेंडा है, वहां पर कहीं कोई मतलब जो है वो छिपा छिपाई का खेल नहीं है, क्या बीजेपी के हिंदुत्व के सामने कांग्रेस का सेकुलरिज्म जो है वो फीका पड़ जाता है? देखिए, मैं आपको बार बार कंसेप्ट को क्लियर जी, हिंदुत्व और देखिए हिंदुत्व हिंदू होने का भाव ही हुआ जी, और सांप्रदायिक चीज है। अब इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा सेकुलर शक्ति कोई विरोध सांप्रदायिकता से है। आपके हिंदू होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे मुसलमान पर कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं, आपके संप्रदाय मुझे ऑब्जेक्शन है, मेरे संप्रदाय आपको ऑब्जेक्शन। तो झगड़ा का है तो मुसलमान धर्म निरपेक्ष या सांप्रदायिकता हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। जब ये हिंदुत्व का एक समुदाय के खिलाफ राजनीतिक बात करने के लिए है तब इसका विरोध, इस चीज को जरूरत है हमारी। सॉफ्ट हिंदू का कोई विरोध नहीं है। आप अपने धर्म शिद्दत से चाहे आप उसका रखिए, धर्म की लड़ाई सांप्रदायिकता की इस चीज को समझने। लेकिन जब आप विशेष के खिलाफ तब ये संप्रदाय और उसका जो विरोध किया जाता है तो ये धर्म सांप्रदायिकता होता है। इस कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि धर्म और सांप्रदायिकता अलग अलग चीज। अब इसको समझिए कि अल्लाह मैं कहा कि है राम पर हिंदुस्तान को नाम पहले वतन हैं इनको। तो राम हमें सबको प्रिय है, लेकिन राम के जब सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, धर्म में सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, उसका विरोध धर्म का होता है। इस पहले राम के स्तर पर क्लियर करने की जरूरत है, डिबेट में क्लियर करने की जरूरत है। अब रहा हिंदुत्व का सवाल जी, हिंदुत्व का सवाल डिफरेंट ये अलग अलग और इसको परिभाषित नहीं किया। हिंदुत्व राजनीतिक लाभ समुदाय विशेष के खिलाफ
करते हैं तब ये डायमेंशन में बदल जाता है, सांप्रदायिकता में बदल जाता है। आप ना कीजिए मुस्लिम, ना कीजिए माइनॉरिटीज, हमें तो आपके कोई आपत्ति नहीं, धर्मनिरपेक्ष शक्ति को कोई आपत्ति नहीं। इसी तरह मुसलमानों को भी दूसरे के धर्म माइनॉरिटीज को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। झगड़ा किसी धर्म का नहीं है, संप्रदाय। तो ये जो देश के अंदर है, विचारधारा सेकुलर एक्टिविटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, डेमोक्रेसी करने वालों की, डेमोक्रेटिक नॉर्म से बिलीव, एनआईडी और एनआईडी इस कंसेप्ट है कि जो लोग एनआईडी ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं वो किसी तरह भी किसी को धर्म से नहीं जोड़, तो इतना है। और जो लोग धर्म आड़ में फैलाते हैं उसका विरोध करते हैं। अब जहां तक रहा सवाल भारतीय पार्टी का, तो राजनीतिक पार्टियां एक लड़े या दो, हम वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, धर्म की बिलीव करते हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार शुभेंदु शेखर जी, मैं आपके पास आता हूं, कई बार आपको ऐसा लगता है, और ये सवाल इसलिए है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब जैसे राजस्थान हो गया, और या दिल्ली में भी 2 पार्टी सिस्टम था एक वक्त तक, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन जब जैसे ही लोगों को मौका मिला आम आदमी की तरफ वो चले गए। हमने देखा आंध्र प्रदेश में, वहां पर जो है वो कांग्रेस से छिटक करके या टीडीपी से छिटक करके जो है वो वाईएसआर जो है उनकी वाईएसआर कांग्रेस है उनकी तरफ चले गए। वेस्ट बंगाल की बात अगर हम करें, वहां पर जो है वो ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, अब ममता दीदी हैं। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर जब लोगों को मौका मिलता है वो कांग्रेस और बीजेपी को चुनने के बजाय किसी दूसरे दल को या किसी तीसरे दल को जो है वो चुनते हैं, किसी तीसरी पार्टी को का वो इंतखाब करते हैं। आपको लगता है कि जो पुरानी पार्टियां हैं, हालांकि सबसे पुरानी पार्टी तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ही है, मगर जो नेशनल पार्टीज हैं, लोग जो हैं वो ऊब गए हैं उनसे, बहुत सारी सूबों के, बहुत सारी रियासतों के, और जैसे ही उनको मौका मिलता है इन 2 पार्टियों से छुटकारा पाने का, वो फौरन इनसे छुटकारा पा लेते हैं। रबानी साहब, एक दिल्ली का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए क्योंकि अन्ना का आंदोलन हुआ था जी, इसलिए तीसरी पंजाब, सर पंजाब लेटेस्ट देख लीजिए, पंजाब। मैं प्रश्न का पूरा एक बार लाइन खोल दूं उसके बाद। बाकी जिस जगह पर इस दिल्ली के एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी पूरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक 1% भी नीचे नहीं हो। जितने लोग बने वो सब लोग कांग्रेस से टूट के तो बने, पर भारतीय जनता पार्टी का कोई, आप बता दीजिए पिछले 20 साल के अंदर कौन सा ऐसी पार्टी बनी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई हो और उसने चुनाव लड़ा हो। पार्टियां तो बनी है सर, उमा भारती ने भी पार्टी बनाई थी अपनी, वो ठीक है कामयाब नहीं हो पाई। लोग तो बहुत जो है छिटके थे आपसे भी, मगर ठीक है वो उनको कामयाबी उस लेवल पर नहीं मिली। वोट बैंक नहीं ट्रांसफर हो। मैं समझ सकता हूं कि ये जहां जहां पर कांग्रेस अपने भार के कारण, अपने वैचारिक मतभेदता के कारण, इंटरनल डिस्प्यूट के कारण कमजोर हुई, वहां पर कोई एक नई पार्टी निकली, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे भारत के और भी किसी कोने पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बने वो सब कांग्रेस से डेवलप हो गए। इसलिए, परंतु आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सक्सेसफुल हुआ हो। मेरा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही है तो मैं पिछले प्रश्न पे जवाब नहीं दे पाया। मैं एक हिंदू हूं, मैं हिंदू की होने की एक पूजा कर सकता हूं, पर मैं साथ साथ में रब्बानी साहब के बगल में बैठकर पूजा कर सकता हूं और आप अजान भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारी पूजा की पद्धति तो अलग हो सकती है, इसीलिए हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही देश आगे जाएगा। परंतु जब ऐसा होगा कि कांग्रेस ने वर्षों तक ऐसा किया कि उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण को रखते हुए और उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं पिछले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में था और हर बार मैंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी कि मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ ना पाए, क्योंकि यदि वो पढ़ जाते और बहुत अच्छे ज्यादा पढ़ जाते तो कांग्रेस के फॉलोअर नहीं बनते।
तो जानबूझ की जो कांग्रेस, शुभेंदु भाई, देखिए मेरा विचार है, ये बात करो शुभेंदु भाई, मेरा बिल्कुल विचार है, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सालों साल तक पर सर मुसलमानों के अंदर शिया कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है, अगर उनका तालीमी जो है वो निजाम देखें और उनका तालीम का परसेंटेज देखें, वहां पर जो है वो लिटरेसी रेट देखें तो बड़ा हाई है, वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कम्युनिटी को कैसे तालीम के पीछे रख सकती है? तो इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिटी की कुछ प्रॉब्लम रही होगी। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। हाँ, गलत बात यदि कर रहे हो। कांग्रेस ने 70 सालों में मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया होता, पढ़ाई में वापस बोल रहा हूं जी, रोजगार पे ध्यान दिया हो अलग बात है, मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, तो शायद आज भारत का स्वरूप बहुत अच्छा होता। हमारे जो मुस्लिम कमजोर रह गए, आज के एग्जाम्पल के लिए धारा 370 हटाने से पहले कश्मीर के अंदर स्कूलों को तोड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे ना पढ़ पाए, 370 हट गई क्या? विदेश में पढ़ रहे हैं धारा और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं हाँ, कि पत्थर मारने वालों को पैदा करोगे तो कभी बार पत्थर वो उधर मारेंगे और कभी मौका मिलेगा तो आपको भी पत्थर मारेंगे। इसलिए मेरा बार बार मानना है कि ये भारत है, इस भारत को खाली हिंदुओं ने नहीं बनाया है, किसी जाति ने नहीं बनाया है, किसी धर्म ने नहीं बनाया है, किसी भाषा बोलने वालों ने नहीं बनाया है। जो इस देश को मानता है वो इस देश का है और इसमें कोई भी मैं व्यक्तिगत रूप से, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से। विक्रम जी जवाब देना चाह रहे हैं। विक्रम जी से रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि भाई कांग्रेस ने पढ़ने नहीं दिया। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे। ठीक है, हालात वाकई अगर क्या नाम है कहीं दंगे हुए हैं या कहीं कुछ तरह के हालात बने हैं तो कुछ वक्त के लिए डिस्टर्बेंस होती है, मगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक सियासी दल कैसे किसी कम्युनिटी को तालीम के मैदान में पीछे रख सकता है? मेरा ख्याल कि ये आपने बड़ा इल्जाम लगाया है। विक्रम जी को जवाब देने दीजिए। जी विक्रम जी, ये तो बहुत वाहियत किस्म की बात इन्होंने की है भाई साहब ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश के अंदर जी आज प्रधानमंत्री जी ने जहां पढ़ाई की हो, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने पढ़ाई की हो, जहां पर पे हामिद अंसारी साहब ने पढ़ाई की हो, ये सारी तमाम यूनिवर्सिटियां, आईआईएम, आईआईटी सब बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बता दें, दिल्ली की बात कर लीजिए, छोड़िए देश की बात, कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी स्कूल कॉलेज बनाए हैं दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कितने हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बनाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अरे एजुकेशन के मामले में आप हमें समझा रहे हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा नहीं फहराया वो लोग देश की बात करते हैं। जिन लोगों का सिस्टम ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ और भ्रष्टाचार पे खत्म हुआ, आपने ऐसी सांसद बना के बिठाई हुई है जो आतंकवाद में लिप्त पाई गई है भोपाल से। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? हमारे बनाए हुए स्कूलों में, कॉलेजों में जो आज मोदी जी डिग्री दिखाते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। आप क्या बात कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर पे कि आरोप लगा रहे हैं? यहाँ पे शर्म आनी चाहिए आपको, अपने शब्दों पे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, आपने सबको, यदि आपने मुस्लिम समाज के उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटी कांग्रेस की बनाई हुई है। आप किस प्रकार तालीमी इदारे, तालीमी निजाम, तालीमी सिस्टम इस मुल्क में मौजूद था। नहीं ठीक है साहब, और जो पहले वजीर तालीम थे वो मुस्लिम थे। मतलब हालांकि जो वजीर होता है या जो मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है या जो भी होता है वो किसी कम्युनिटी का नहीं होता, मगर थे। ठीक है साहब, तो पहले वजीर तालीम इस मुल्क के वो मुस्लिम थे। तो कोई मैं इस बात को मैं खुद एग्री नहीं करता कि कोई एक सियासी दल या कोई एक सियासी सिस्टम वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी क्षेत्र के लोगों को, किसी भी सूबे के लोगों को वो तालीम के मैदान में कैसे पीछे रख सकता है। बहरहाल मेरा ख्याल कि ये एक अलग तरह की डिबेट है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। हाँ, इनसे माफी मंगवाइए प्लीज। अमीर हैदर जैदी साहब, देखिए वो तो आप जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो माफी के नाम पे मुस्कुरा रहे हैं, और आपको उन्होंने मतलब जो है पार्टी की तरफ से एक बड़ा वो संदेश मिला है, एक बड़ा पैगाम है कि भाई आप जो है वो आप आज खुशी मत मनाइए, आप जश्न मत मनाइए, बल्कि पश्चाताप कीजिए। जाहिर तौर पर वो आपको बैठ करके बात करनी पड़ेगी कि मामला क्या है। अमीर हैदर जैदी साहब, 2014 में 44 सीटें, 2019 में 22 सीटें, 2024 में कांग्रेस जो है, जाहिर तौर पर वो आपकी फिक्र की बात नहीं है, मगर जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सिस्टम है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों वो इतनी पिछड़ गई। आपको लगता है कि वो आगे बढ़ेगी और कितना आगे बढ़ेगी? क्योंकि जद्दोजहद पूरी है राहुल गांधी की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से, और इंडिया अलायंस बनाया तो शायद उसका भी कुछ फायदा होगा। देखिए, मैं इसका पहले ही कह चुका हूं कि राहुल गांधी जो है वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जो टीम वर्क होता है पूरी टीम मैच जिताती है, एक कप्तान मैच नहीं जिताता। मैंने कहा था लास्ट बॉल पे अगर छक्का कोई मार दे या कैच पकड़ ले तो क्या हो,
जी। मसला ये नहीं है, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि एक संगठन में तिरंगा नहीं फहरा। हाँ। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो संगठन देश के अंदर तिरंगा नहीं फहरा रहा था, देश का संविधान नहीं मांग रहा था, वो राजनीतिक गतिविधियां कर कैसे रहा? ये सवाल तो कांग्रेस पे बनता। दूसरे ये है, कहना चाहिए खुर्शीद भाई, मैं बड़े होश आवाज से और पूरी राजनीतिक समझ के साथ एक चीज कह सकता हूं, देश की जनता से जी। ये राजनीतिक पार्टियां धार्मिक कट्टरवाद फैला रही हैं, देश की जनता सेकुलर है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है, उसने सत्ता बीजेपी को नहीं सौंपी, आरएसएस को नहीं सौंपी, उसने क्षेत्रीय दल को सत्ता सौंपी। जब क्षेत्रीय दल नाकाम हुए तब वो सत्ता बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होती हुई नजर आती। कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष दल थे वो अपना मुकाम खोते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता सिरकते चले गए। वो एक एग्जाम्पल अभी मैं सेंड का दे सकता हूँ, करंट का दे सकता हूँ। अभी पिछले दिनों में जब ये चुनाव चल रहे थे, उससे पहले हिमाचल और उत्तराखंड के दो एग्जाम्पल आपके सामने है। दोनों जगह सेम तरह के पोस्टर लग रहे थे, दोनों जगह अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि एक हफ्ते में अमुक धार्मिक लोग जहां से पलायन कर जाए, हमारा वो छोड़ जाए। एक जगह बीजेपी की सरकार थी, एक जगह कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार चलो कार्रवाई नहीं कर रही थी, उनके वो कहना चाहिए धार्मिक संगठन थे, वो महासंगठन थे। लेकिन कांग्रेस हिमाचल में क्या कर रही थी? कोई आपको कार्रवाई होती हुई नजर नहीं जाएगी। फिर और एक के बाद एक लगातार घटना हुई है वहां पर इस तरह की। बिल्कुल ठीक है, ये हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सामने ठीक है। अच्छा, चूंकि वक्त की कमी है, क्या अगर आप मशवरा देना चाहेंगे कांग्रेस को, कौन सी वो कुछ 2-3 मशवरे होंगे, जल्दी से बता दीजिए, चूंकि वक्त की कमी है। क्या कुछ जो है बदलाव उसमें आमूलचूल करने चाहिए? तो एक है खुर्शीद भाई, वो एक मन है, कांग्रेस के जितने भी कहना चाहिए लोग हैं, देखो खड़गे साहब की नीयत पे मुझे शक नहीं है, ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित होना है तो पुराने लोगों को निकाल के बाहर करना होगा, बिल्कुल फिल्टर लगाना होगा, उसके बाद में जाके कांग्रेस का पुनर्जन्म हो सकता है। अदरवाइज तो आप भूल जाइए। शुभेंदु शेखर जी, क्या एक मशवरा होगा, चूंकि ज्यादा मशवरे आप देंगे नहीं वरना आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्या एक मशवरा होगा कांग्रेस के साथी के लिए और कांग्रेस के लिए? सबसे पहले जो ये जब चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जा जाके मंदिर के पास और कहना चालू करते हैं और तपस्या चालू करते हैं और वो कहते हैं कि हम जनेऊधारी हिंदू हैं। ये ढोंग छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बिलाल सजवरी साहब, देखिए उत्तर प्रदेश से जो है वो कांग्रेस एक लंबे वक्त से आउट है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के ही गुजरता है, और ये बात जो है वो इसमें मतलब जो है कहीं दो राय भी नहीं है। इतना बड़ा स्टेट है जहां पर इतनी सारी सीट्स हैं, 80 सीटें हैं। तो और हम देख लें बिहार की बात अगर हम करें या फिर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम बड़े सूबे हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है। वेस्ट बंगाल में बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा कमजोर है। आपको क्या लगता है कि कौन से फॉर्मूले अपनाकर कांग्रेस को अगर मशवरा देना चाहें कि भाई इन चीजों पे तो ध्यान दीजिए, अगर इन सूबों के अंदर जो है आपको मजबूत होना है, वापस से उठ खड़े होना है? देखिए रब्बानी साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ कांग्रेस को मशवरे देने के लिए नहीं आया हूँ। कांग्रेस के पास प्रॉपर अपना एक थिंकिंग टैंक है, एक उनके पास एडवाइजरी। कांग्रेस क्या करती है, सही करती है, गलत करती है, मैं तो उसकी समीक्षा कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस को अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी पर ही स्टिक होकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आखिर में विक्रम लोहिया साहब, कौन सी वो खामियां हैं जिनको दूर करने की तुरंत फौरन जरूरत है? आपको लगता है कि इनको फौरन जो है वो दूर कर देना चाहिए? इस देश के अंदर जो महंगाई की आग लगी हुई है, जो भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं को सुरक्षित होना चाहिए। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस जो है वो 138 साल की होगी, 139वां फाउंडेशन डे मना रही है। जाहिर तौर पर उसके सामने बहुत सारी बातें हैं गौर व फिक्र करने के लिए। पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी लीडरशिप जरूर जो है वो उस पर गौर व फिक्र भी कर रही है और उसकी तरफ जो है आगे बढ़ भी रही है कि कैसे वो आगे बेहतर आम इंतखाबात में वो पहले के मुकाबले ज्यादा सीट्स लेकर के आए। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।